Hello everyone, this is Pranay Raj. Welcome to our new channel. Today we will discuss about the limitations of wave theory. As we have discussed earlier in previous video, light has dual phenomena. First, wave phenomena. Second, particle phenomena. According to Newton Corpuscles theory, न्यूटन के कंसेप्ट से रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन का फेनोमेना डिस्क्राइब किया हुआ है। डिस्क्राइब उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कर दिया, लेकिन न्यूटन के कंसेप्ट से वेव का पार्टिकल, वेव का नेचर, डिफ्रैक्शन फेनोमेना, इंटरफेरेंस फेनोमेना, पोलराइजेशन फेनोमेना नहीं एक्सप्लेन कर पाया। तो सबसे पहले वेव नेचर को एक्सप्लेन करने वाले मैक्सवेल थे, और मैक्सवेल के थ्योरी में ये बताया गया था कि लाइट और एनी अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम प्रोपगेटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इन विच स्पीड ऑफ प्रोपगेशन इज कांस्टेंट फॉर ऑल द रेडिएशंस, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के बिल्कुल इक्विवेलेंट था। और जो रेडिएशंस निकलता है लाइट से, वेव के फॉर्म में प्रोपोगेट करता है, उसका पर्टिकुलर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होता है। इन्होंने ऐसा बताया था। इसका मतलब ये है कि ये कहाँ पर फंस गए, तो मैक्सवेल अपने वेव थ्योरी में कंप्लीट पिक्चर नहीं बता पाए लाइट का, क्योंकि लाइट का दो नेचर होता है, ये हम लोग जानते हैं। वेव नेचर हम लोग पढ़ लिए मैक्सवेल द्वारा, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। पार्टिकल नेचर हम लोग जानेंगे लिमिटेशंस में, कि पार्टिकल नेचर कैसे डिस्क्राइब किया है, कौन सा फिनोमेना है ऐसा फिनोमेना जो पार्टिकल नेचर को डिस्क्राइब किया है। तो 3 ऐसे मेजर फिनोमेना हैं जिसमें वेव थ्योरी ऑफ लाइट एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और वो 3 मेजर फिनोमेना क्या है? फर्स्ट है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, सेकेंड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थर्ड है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए, ब्लैक बॉडी के रेडिएशंस का फिनोमेना को इस्तेमाल करते हुए प्लैंक्स ने एक अपना थ्योरी बनाया, और उस थ्योरी का नाम रखा प्लैंक्स थ्योरी, और इसको हम लोग क्वांटम थ्योरी भी कहते हैं। 1858 में इसको हम लोग देखेंगे भी डिटेल में। सेकेंड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने वाले आइंस्टीन थे, अल्बर्ट आइंस्टीन। 1905 में ब्लैक बॉडी रेडिएशन मीन्स प्लैंक्स थ्योरी के कंसेप्ट को प्रमोट किए। कौन? आइंस्टीन। और प्लैंक्स थ्योरी के कंसेप्ट को प्रमोट करके एक अपना नया कंसेप्ट, नया फिनोमेना बताए। उस फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इसको भी डिटेल में हम लोग जानेंगे। थर्ड है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम को 2 जर्मन फिजिसिस्ट, जिनका नाम, एक का नाम रॉबर्ट किरचॉफ्स और दूसरे का नाम रॉबर्ट विल्हेम, ये दोनों जर्मन फिजिसिस्ट लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम को के फिनोमेना को डिस्क्राइब किए। सबको एक एक करके हम जानेंगे, तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। A lot to know, a lot to discuss. Before begins, don't forget to hit the like button and press the bell icon. तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन से, कि ब्लैक बॉडी क्या होता है और ब्लैक बॉडी रेडिएशन किसको कहते हैं, और इसके फिनोमेना से वेव थ्योरी कैसे नहीं बता पाए। तो जैसा कि हम लोग सबको जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कलर को चेंज करता है कब? जब उसको हम हीट करते हैं। तो जब उसको हम हीट करते हैं तो उस हीटिंग एलिमेंट से अलग अलग कलर निकालता है। सबसे पहले रेड निकालता है, ऑरेंज निकालता है, उसके बाद येलो निकालता है। इसका मतलब ये कि अलग अलग कलर निकाल रहा है, मतलब वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है ऑब्जेक्ट। इससे साफ जाहिर होता है कि जो रेडिएशंस उस ऑब्जेक्ट से निकल रहा है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है, और कोई भी ऑब्जेक्ट एमिट करता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है।
इसका मतलब ये है कि हॉट ऑब्जेक्ट या हॉट बॉडी से जो रेडिएशन निकलता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और इसी चीज को मैक्सवेल ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कैसे? इन ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। सो अभी जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी हॉट बॉडी से जो रेडिएशन निकलता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या है? सबसे पहले जानते हैं कि ब्लैक बॉडी क्या होता है। तो वैसा बॉडी जो अपने आप में एमिट करके सारे रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करने का टेंडेंसी रखता है उसको ब्लैक बॉडी बोलते हैं। और जो बॉडी एमिट करके अब सारे रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर रहा है और उस तरह के बॉडी से जो रेडिएशन निकल रहा है उस रेडिएशंस को ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस किस तरीके से वर्क करता है। तो सपोज मैंने एक बॉडी को मान लिया, एक ऑब्जेक्ट को कंसिडर कर लिया। इस ऑब्जेक्ट के अंदर के वॉल में मैंने क्या कर दिया? ब्लैक पेंटेड कर दिया। अब किसी भी सोर्स से मैं लाइट इस पे गिरा रहा हूँ, यहाँ पर एक कोन बना हुआ है, कर्व बना हुआ है। जैसे ही मैंने लाइट इस पे गिराया, यहाँ से ये मल्टीपल रिफ्लेक्शंस किया, और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस करने के बाद क्या देखने को मिला कि इस ब्लैक कलर का वॉल पेंटेड से बाहर रिफ्लेक्शन नहीं हो पाया। इसका मतलब ये है कि इस ब्लैक पेंटेड वॉल से जो रेडिएशन निकल रहा है मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होने के बाद भी ये वापस नहीं आया। मतलब ये कि सारे अपने आप में अब्जॉर्ब कर लिया। इससे ये पता चलता है कि जितना रेडिएशंस निकल रहा है, जितना अमाउंट में रेडिएशंस निकल रहा है, उसका इंटेंसिटी अलग अलग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर्स पे डिपेंड करेगा। क्योंकि ये बॉडी को हम लोग कहाँ रखे हैं? अलग अलग टेम्परेचर पे रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ब्लैक है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि रेडिएशंस का जो इंटेंसिटी निकल रहा है उस ब्लैक बॉडी से, मतलब इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो पहले भी बताया हूँ मैं कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड द्वारा कैलकुलेट करते हैं, जिसको एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं। इंटेंसिटी का मतलब ही वही होता है कि कितना अमाउंट में एनर्जी रेडिएट किया है, कितना अमाउंट में एनर्जी एमिट कर रहा है। तो जितना इंटेंसिटी उस रेडिएशंस का निकलेगा ब्लैक बॉडी से वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, उसके साथ साथ टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, जिसको मैक्सवेल ने वेव थ्योरी ऑफ लाइट में एक्सप्लेन नहीं किए थे। इसलिए सबसे पहला लिमिटेशंस इनका ब्लैक बॉडी रेडिएशंस बनता है। इसके बाद अगर इसको फर्दर एक्सपेरिमेंट द्वारा समझा जाए तो कैसे समझेंगे कि किसी खास टेम्परेचर में मैंने क्या कर लिया, किसी खास टेम्परेचर में, कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर में रेडिएशंस का इंटेंसिटी वेवलेंथ के साथ एक ऐसे मैक्सिमम पॉइंट पे आ जा रहा है इस इंटेंसिटी का वैल्यू जहाँ से फर्दर बढ़ना मुश्किल है। देन क्या होगा? जैसे ही ये मैक्सिमम वैल्यू पे पहुँच गया, इसके बाद इसका जो इंटेंसिटी है वो घटना चालू होगी। कैसे? फर्दर इंक्रीज इन वेवलेंथ। मतलब ये कहना यही चाह रहे हैं कि जैसे जैसे रेडिएशंस उस ब्लैक बॉडी से निकल रहा है वैसे वैसे वेवलेंथ के साथ वो बढ़ेगा किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में, और बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम पॉइंट पे आ जाएगा। मैक्सिमम पॉइंट पे आने के बाद वहाँ से वो बढ़ना बंद कर देगा, क्योंकि वो अपने आप में पूरा क्षमता ले चुका है, सारा अब्जॉर्ब कर चुका है। अब उसके बाद वो एमिट नहीं कर सकता है। उसके बाद वो क्या करेगा? सारे का सारा इंटेंसिटी को डिक्रीज करने का काम करेगा। कैसे? वेवलेंथ को बढ़ाते हुए। T2 का टेम्परेचर जो होगा वो T1 के टेम्परेचर से बड़ा होगा। मतलब कि ये वाला जो ग्राफ मैंने बताया किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बना होगा, ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो पिक वैल्यू है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बना होगा। और ये जो वैल्यू देख रहे हैं इसी को तो हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं, और यही एम्पलीट्यूड से हम इस इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस को कैलकुलेट करेंगे। तो ये था ब्लैक बॉडी रेडिएशंस।
अब इस ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के फिनोमेना को मैक्स प्लैंक जर्मन फिजिसिस्ट इस्तेमाल करते हुए अपने थ्योरी में बताए और उस थ्योरी का नाम प्लैंक्स थ्योरी रख दिए और उसको क्वांटम थ्योरी भी कहते हैं। तो उसको अब एक्सप्लेन। मैक्स प्लैंक इन 1858 जो कि जर्मन फिजिसिस्ट थे, उन्होंने ये थ्योरी को प्रपोज किया और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के फिनोमेना को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ाया। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी ऑफ लाइट, इस थ्योरी में इन्होंने ऐसा अज्यूम किया कि ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशंस निकलता है इस तरीके से कि वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन बता दिया गया था। ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशंस निकलता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जिसमें रेडिएंट एनर्जी किसको बोलते हैं? तो वैसा एनर्जी जो किसी भी सोर्स से लगातार निकलता है किसी भी बॉडी से, तो उस एनर्जी को रेडिएंट एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, आई रिपीट अगेन, इन्होंने क्या अज्यूम किया कि ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन निकलता है, एमिट कर रहा है इस तरीके से कि वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, जिसमें रेडिएंट एनर्जी जो एमिट और अब्जॉर्ब्ड हुआ है वो एक पैकेट्स के फॉर्म में निकल कर आएगा, वो एक स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में निकलेगा और वो स्मॉल पैकेट्स कंटिन्यूअसली नहीं डिसकंटिन्यूअसली आगे बढ़ेगा। तो इनका जो सैलिएंट फीचर्स था वो क्या था प्लैंक्स थ्योरी का? इन्होंने ऐसा अज्यूम किया कि रेडिएंट एनर्जी जो है वो ना ही एमिट करेगा ना ही अब्जॉर्ब करेगा कंटिन्यूअसली, बल्कि डिसकंटिन्यूअस मैनर में स्मॉल एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में निकलेगा। वेव थ्योरी में वेव के फॉर्म में निकल रहा था, यहाँ पर स्मॉल एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में निकलेगा, जिसमें हर एनर्जी पैकेट्स को हम लोग क्वांटा बोलेंगे और उस सारे एनर्जी पैकेट्स को हम लोग फोटोन बोलेंगे, जिसको क्वांटम भी कह सकते हैं। इसलिए इस थ्योरी का नाम क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट पड़ा। और हर वेव पैकेट जो उस ब्लैक बॉडी के रेडिएशन से निकलता है, उस वेव पैकेट का अलग अलग एनर्जी होगा। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी उस बॉडी से निकल रहा है या फिर उस क्वांटम से निकल रहा है, उस फोटोन से निकल रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का। मतलब कि एनर्जी को ई से डिनोट करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का। और जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा h, इसमें h क्या है? तो प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू 6.626 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकेंड होता है। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, बाय वेव थ्योरी c बराबर न्यू लैम्डा होता है, तो यहाँ से न्यू का वैल्यू निकाल लेंगे, c बाय लैम्डा पुट कर देंगे इस वैल्यू को यहाँ पर, तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? hc अपॉन लैम्डा। तो प्लैंक्स थ्योरी से ये पता चला कि जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट कर रहा है, एमिट कर रहा है फोटोन से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के। मतलब फोटोन का जो एनर्जी है वो डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी, और यहाँ से जो एक कांस्टेंट निकल कर आएगा उस कांस्टेंट को हम लोग h बोलेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट बोलेंगे। इन्हीं के नाम से वो कांस्टेंट पड़ा है। अब यहाँ पर समझते हैं कि जो रेडिएंट एनर्जी ना ही एमिट और ना ही अब्जॉर्ब कंटिन्यूअस मैनर में कर रहा है, बल्कि डिसकंटिन्यूअस मैनर में कर रहा है। तो ये कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस के टर्म को समझते हैं। जैसे कि ये एक सीढ़ी है, स्टेयरकेस, और ये एक रैंप है। जब हम इस सीढ़ी से एक एक पैर को नीचे की ओर ले जाते हैं तो हमारा फिट का पोजीशन एक स्टेप से दूसरे स्टेप में पहुंच जाता है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में पहुंच जाता है। मतलब ये कि यहाँ पर स्टेयर केस में क्या देखने को मिल रहा है कि हमारा फिट का जो पोजीशन है वो सर्टेन स्पेसिफिक द्वारा, इस स्टेप द्वारा
आगे बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पर कंटिन्यूअस मैनर में नहीं बढ़ रहा है। इससे क्या पता चला कि एक एक फिट जो है हमारा, एक फिट यहाँ, दूसरा फिट यहाँ, एक फिट यहाँ, दूसरा फिट यहाँ, इस तरीके से हमारा क्या पैर उठ जा रहा है, मतलब डिसकंटिन्यूअस मैनर में। डिसकंटिन्यूअस मैनर में जो ये चल रहा है उसी को हम लोग क्वांटाइजेशन बोलते हैं। मतलब यहाँ पर जो एनर्जी एमिट कर रहा है, अब्जॉर्ब कर रहा है, वो क्वांटाइज्ड एनर्जी है। इससे ये पता चलता है, मतलब डिसकंटिन्यूअस मैनर में, कंटिन्यूअस मैनर में नहीं। यहाँ पर जब हम फिसलते हैं तो हमारा एनर्जी कंटिन्यूअसली चेंज करता है, तो ये कंटिन्यूअसली पैटर्न में एनर्जी एमिट नहीं करता है। तीसरा पॉइंट ये है कि कोई भी बॉडी एमिट और अब्जॉर्ब करता है एनर्जी को, वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है एच म्यू का। मतलब फोटोन से जो एनर्जी निकल रहा है, अगर एक फोटोन से एनर्जी निकल रहा है तो वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। तो 1 एच म्यू, 2 एच म्यू, 3 एच म्यू, 4 एच म्यू, मतलब ये कि इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 तरीके से ये क्या करेगा, बढ़ता चला जाएगा। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, सेकंड लिमिटेशंस को, और वो क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।